Hi everyone, how are you? My name is Nikunj Vyas and I study in 10th grade. तो आज का जो लेक्चर है वो होने वाला है लेक्चर नंबर 2 ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो आप देख सकते हैं जो मैंने कल या फिर आज जो मैं लेक्चर डाला था ना, उस लेक्चर में जहाँ पे मैंने एंड किया था वहीं से मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ उस लेक्चर को पढ़ाना आगे से। ठीक है, और हमने कल तक कहाँ तक किया था? मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो टॉपिक था मैंने आपको इस तरह से पढ़ाया था, आप कोई 9th 10th के बच्चे भी हो ना, आपको इजीली समझ आएगा, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, और हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तक हम गए और कुछ टॉपिक बचे जैसे कि मॉड्यूलस लेना, कॉन्जुगेट हो गया, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत जरूरी है। अगर आपको बताऊं, है ना, कॉन्जुगेट हो गया, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको हर क्वेश्चन में दिख जाएगा, है ना। और हाँ, एक और बात कि मैं आपको हर लेक्चर की स्टार्टिंग में कुछ इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा क्वांटम मैकेनिक्स के रिलेटेड। तो आज के जो वीडियो का इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाला है ना, वो पता क्या है? वेट अ मिनट, है ना। तो आज की जो वीडियो है ना, उसका इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है कि जो कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना, उनको क्वांटम मैकेनिक्स पसंद नहीं थी। लोग बोलते हैं कि नील बोर्स वर्सेस, है ना। अगर आपको नहीं पता नील बोर्स कौन थे तो मैं आपको बता देता हूँ कि उनको फादर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में गिना जाता है, बिकॉज उन्होंने एटॉमिक थ्योरी अपनी दी थी जो कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट थी, और आज भी हम उसको पढ़ते हैं, है ना। अगर आप क्लास 12 में होंगे आपको पता होगा, आपको कई जगह ऐसे आपको मिलेगा कि बोर्स वर्सेस एल्बर्ट आइंस्टाइन, कि एल्बर्ट आइंस्टाइन क्वांटम मैकेनिक्स को समझ नहीं पाते थे, वो बोलते थे नहीं ये मतलब रियलिटी नहीं है। पर असल में फैक्ट की बात यह है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन से ज्यादा अच्छी क्वांटम मैकेनिक्स कोई जानता ही नहीं था। ठीक है, तो कुछ टाइम पहले मैं आई थिंक कोई पॉडकास्ट देख रहा था किसी फिजिक्स का, मेरे को नाम इसलिए मेरे को माइंड में नहीं आ रहा, तो उसमें वो बोलते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे ना, ऐसी बात नहीं है कि क्वांटम मैकेनिक्स समझ नहीं आती थी। असल में बात ये है कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे ना, उनको क्वांटम मैकेनिक्स का फादर से भी ज्यादा समझ आती थी। क्वांटम मैकेनिक्स जो जनक है ना, उनसे भी ज्यादा उनको समझ आती थी एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्वांटम मैकेनिक्स। पर वो उसको स्वीकार इसलिए नहीं करते थे बिकॉज़ उनको लगता था कि अभी ये जो थ्योरी है ना कंप्लीट नहीं है, अभी इसमें बहुत कुछ आना बचा है। तो ये रीजन था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की इंटरेस्टिंग फैक्ट के बाद, है ना। तो हाँ, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ बिकॉज़ रीजन काफी ज्यादा जरूरी है ना। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z = a + आयोटा b। ठीक है, इस फॉर्म में आयोटा मैंने आपको बताया था, है ना। तो आयोटा मैंने आपको बताया, जो आयोटा इमेजिनरी नंबर है, इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। ठीक है, और मैंने आपको और क्या क्या बताया, आयोटा रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू होती है 1। और हाँ, एक चीज जो आपको बताना चाहता हूँ, मेरे को मैं जब अपना पिछला लेक्चर देखा था, मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी। मैंने ना आयोटा क्यूब की वैल्यू मैंने आयोटा में लिख दी, गलती से मैंने इसकी आयोटा लिख दी, पर असल में इसकी वैल्यू आनी चाहिए थी माइनस आयोटा। अगर आप कैलकुलेट करके देखें तो ये आएगी। ठीक है, आयोटा इनटू आयोटा -1 इनटू आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, तो माइनस आयोटा इसको कर लीजिए। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। हाँ, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की। तो मैंने आपको मेनली आपको 4 तरीके बताए थे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के। फर्स्ट फॉर्म ये वाली थी, है ना, जहाँ पे मैंने ये स्टार मार्क लगाया हुआ है, z = a + आयोटा b, ये वाली। और इसमें मैं आपको बताया मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको सीधा आप उनको मल्टीप्लाई कीजिए ब्रैकेट्स को खोलकर, है ना, वो आपको पता है कि ये 6 7 से अब करते हुए आए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। डिवीजन के लिए यहाँ पर रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था, पर मैं इस वीडियो में रिवीजन करा दूंगा बिकॉज ये वीडियो तो मेनली कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में होने वाला है, बच्ची कुछ ही बातें इसमें करेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको एक फॉर्म बताई थी ये वाली। ठीक है, ये वाली जिसको पोलर फॉर्म बोल देते हैं। ठीक है, ये इस फॉर्म को बोला जाता है पोलर फॉर्म। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो r1 r2 मल्टीप्लाई, बाकी। ठीक है, यहाँ पर डिवीजन में r1/r2, बाकी सारा रहेगा सेम, माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये वाली जो फॉर्म थी मैंने आपको बताई थी, यूलर्स फॉर्म बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको यूलर्स फॉर्म बोला जाता है। और ये जो यूलर्स फॉर्म है, इसमें r1 * r2 और बेसिस आर सेम, e ना, तो पावर गेट एडेड। ठीक है, आयोटा फॉर्म, और डिवीजन में भी आपको सेम है, बेसिस आर सेम, पावर गेट सब्ट्रैक्ट। इसको भी यूलर्स फॉर्म के आगे गिना जाता है। ठीक है, ये यूलर्स फॉर्म ही है लगभग, आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
थीटा 1 आता है ना, ये यूलर्स फॉर्म ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का मैं आपको बता दिया और डिवीजन का भी आपको मैं बता दिया था। मल्टीप्लिकेशन में थीटा 1 थीटा 2 ऐड होंगे, डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो एक फ्रेम भी देख लेते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये था कल तक जो हमने पढ़ा है, और आज हम क्या पढ़ेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे, कुछ इसके इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे, और अगर टाइम लगा तो कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, बिकॉज क्वेश्चन से हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अभी मैं पहले इसको इरेज करूं और उसके बाद आपको कॉन्जुगेट के बारे में बताता हूं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और मैं खुद पे सोच रहा था कि मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर पे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के लिए। और वो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर के, और ये आई थिंक ये बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक, बिकॉज मैं लेक्चर का नाम रखा था बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। तो अब देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एक नंबर लिखूँ, है ना, ऑब्वियसली इमेजिनरी नंबर, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने बोला a प्लस आयोटा b, ठीक है। अब मैं किसी से भी पूछूं क्या चीज है, तो अगर 9th 10th 8th के बच्चों आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये जो चीज है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इसका एक कॉन्जुगेट नाम की एक चीज होती है, ठीक है। इस चीज को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, सॉरी कॉन्जुगेट नहीं, सॉरी वो भी करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, मिस्टेक होगी, ठीक है। और मैं आपको एडवाइस दूंगा नोट्स आप साफ साफ बनाएं, तभी मैं इतना साफ लिख रहा हूँ, है ना, वरना मेरी राइटिंग तो काफी ज्यादा खराब है। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मैं कॉन्जुगेट लूंगा ना, कॉन्जुगेट एक ऐसी चीज होती है जो उसका सीधा मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूँ, आप इसको ऐसे समझते हो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना उसका उल्टा, मैंने उसको उल्टा कर दिया। और वो कैसे करना है आइए दिखाता हूँ। ये जो चीज है ना, अगर मैं ऐसे लिख दूँ इसको, z इज इक्वल टू a माइनस आयोटा, और ऊपर में एक स्टार लगा दूँ, तो इसे बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है, CONGATE कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। और ये आप इसको उसका उल्टा मान सकते हो कि अगर हमने यहाँ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, अगर ये पॉजिटिव होता तो नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव होता तो पॉजिटिव, ठीक है। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। हमने साइन चेंज करना है इमेजिनरी पार्ट का, और आपको पता है कि इमेजिनरी पार्ट ये वाला होता है, रियल पार्ट ये वाला होता है ना। मैं आपको पिछले लेक्चर काफी ज्यादा चीज आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। हाँ, अब एक चीज आती है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मॉडुलस पता क्या होता है, जैसे मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, मैं इसी की एग्जांपल ले लेता हूँ। अब मान लो कि मॉडुलस बोला जाता है कैसे, मोड, इसको मोड बोला जाता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, इसको मोड बोला जाता है, फिर मॉडुलस बोला जाता है जब हम आसपास दो लाइनें लगा दें, और इसका मतलब होता है कि जो टर्म है ना वो पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। अब यार इतना मान लो, इसका मतलब है अगर इसके अंदर जो भी टर्म है ना वो पॉजिटिव हो। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ, हमने क्या करना है, रियल पार्ट का स्क्वायर करना है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है, ठीक है। हमने ये काम करना है। और मैं आपको एडवाइस करूंगा आप कंफ्यूज ना होने के लिए आयोटा वगैरह को यहाँ ना डालें, सीधा आप इसको लिखिए अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सिंपल आपको इतना काम करना है। ये फॉर्मूला है, इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस बोलते हैं इसको। और ये आप देख रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम जैसा ही है जो आपने किया होगा, बिकॉज़ 6th क्लास में आ ही जाता है जहाँ तक मेरे को याद है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। हाँ, तो ये है मॉडुलस, ठीक है। और मैं क्या आगे स्टार में रखता जाता हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, ओके फाइन, ठीक है। ये अभी आपको मैं अभी इतनी चीजें बताई, ठीक है। अभी मैं आगे लेक्चर प्लानर में देखूँ हमने आगे और क्या करना है आज, है ना। वेट अ मिनट, इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर में कर दिया था, है ना, ठीक है। मॉडुलस भी करा दिया, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अच्छा हाँ, एक ये मैं आपको बताना भूल गया, एक आप इसको देखना कि अगर मैं ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर लूँ और उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ उसके मॉडुलस, सॉरी उसके कॉन्जुगेट को, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई किया, अब वो
मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है आपको पता होना चाहिए। मैं बताया था ये इक्वल होगा जेड मोड जब मैं लूंगा उसका जो स्क्वायर होगा, बस सिंपल। ये है एक अच्छा फॉर्मूला, मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूँ, वैसे मैं सीधा बताऊँ इसको प्रूफ किया जा सकता है और करके भी देख सकते हैं हम इसको प्रूफ, है ना। और बस टाइम की शॉर्टेज है इसलिए मैं इसको प्रूफ नहीं करूंगा। वही आप इसकी ब्रैकेट्स वगैरह खोल के उनको मल्टीप्लाई कीजिए जो प्रूफ फॉर्मूला था, ठीक है, आंसर ही आएगा, ठीक है। और मैंने इसको सोल्व भी किया हुआ है, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो ठीक है, आप यहाँ पर देख पाए, ठीक है, लेक्चर में अब फिर क्वेश्चन वगैरह कर लेते हैं। या कोई इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताऊंगा जैसे कि हम रैशनलाइज कैसे करते हैं, बिकॉज 9th-10th के बच्चों को तो नहीं पता होगा यार रैशनलाइज का, या 8th क्लास के बच्चे हो से, है ना। चलो बाकी अब ज़्यादा लगभग खत्म ही है कॉम्प्लेक्स नंबर जितनी हमारे को चाहिए, ठीक है। मीन आपको मैं रैशनलाइजेशन बता देता हूँ क्या चीज़ है, ठीक है। रैशनलाइजेशन, देखो रैशनलाइजेशन पता क्या चीज़ है, ये हमारे पास ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर पे एप्लीकेबल नहीं है। रैशनलाइजेशन एक जनरलाइज्ड चीज है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री देखें ना, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बड़ी रैशनलाइजेशन करोगे, ठीक है। अगर वो उसका ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी आप पढ़ा सकता हूँ मैं, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैं पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री, पर ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा यूज तो है नहीं, पर आनी चाहिए, ठीक है। और मैं आपको एडवाइस करूँगा यूट्यूब पे जाइए, आप सिंपल लेक्चर देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के। अगर आपको एडवाइस भी करना चाहो ना कौन से आप लेक्चर देखिए, तो आप क्या बोलना चाहोगे, अगर आपको कैलकुलस सीखना है, कैलकुलस आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा। और मैंने बल्कि बात बताऊं, मैं 7th या 8th क्लास में था जब मैं पहली बार मैंने कैलकुलस मैंने सीखा था। और वो मैंने सीखा था, अगर आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करना कि फिजिक्स वाला सर जो है अलग पांडे सर, उनके जो काफी पुराने लेक्चर हैं वो एक वीडियो में इंटीग्रेशन, एक वीडियो में डिफरेंशिएशन है। वो मेरा काइनेमैटिक सीरीज उनके पार्ट है, ठीक है। आप वहां से आप जरूर आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एडवाइस की है, अगर आपको कैलकुलस नहीं आता तो मैं आपको बता रहा हूं कैलकुलस में हम रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन ऐसी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कोई पार्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रैशनलाइजेशन जो चीज है ना, वो एक जनरलाइज्ड चीज है, एक यूनिवर्सल चीज है, वो हम करते रहते हैं मैथमेटिक्स में। मैथमेटिशियन इसका काफी यूज करते हैं। अगर आप एडवांस मैथमेटिक्स पढ़े ना, आपको पता चलेगा कि रैशनलाइजेशन एक कॉमन चीज है ना। तो आप क्वेश्चन को लिखा को सोल्व कर दिया, अब ये नहीं पूछोगे इसको कैसे सोल्व किया, वो कॉमन सेंस है, रैशनलाइजेशन यूज करते हैं मैथमेटिक्स, है ना। तो बता देता हूँ क्या होती है। अब मान लो कि मेरे को बोला गया है, क्वेश्चन ही उठा लेते हैं सीधा, है ना, क्वेश्चन से सीखते हैं रैशनलाइजेशन। ये अगर देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, चलो मान लो हमारे को बोला गया है कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन टाइप के फॉर्म में मैं इसको लिखता हूँ 32 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10 आयोटा, ठीक है। अब ये मेरा एक क्वेश्चन था, उन्होंने बोला इसको सोल्व कर दो। अब आप बोलोगे इसको कैसे सोल्व करें, है ना, इसको कैसे सोल्व करें। तो सबसे पहला आपका ट्राई होगा, अगर आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती है, आप इनको अलग कर दोगे 32/10 माइनस 10 आयोटा, है ना, फिर प्लस यहाँ पर आप करोगे आयोटा डिवाइडेड बाय 10 माइनस 10 आयोटा। कुछ आप ऐसा करने की कोशिश करोगे जिसका कोई बेनिफिट तो है नहीं, ठीक है। तो इसको किस टाइप से सोल्व करना है आइए बताता हूँ आपको। तो इस टाइप के केसेस में ना, जहाँ पर ये आगे सोल्व ना हो रहा हो, तब हम यूज करते हैं रैशनलाइजेशन। और ये फ्रैक्शन यूज होती है, ठीक है। कोई भी टर्म है कैलकुलस में भी यूज करते हैं हम, ट्रिग्नो में भी यूज करते हैं, है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसके कॉन्जुगेट से, ये इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसका कॉन्जुगेट लीजिए, तो क्या होगा, वो होगा 10 प्लस 10 आयोटा, है ना, यही होगा ना, ओके। और अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड उससे कर दूंगे, और उसका रीजन क्या है ना आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको इसका रीजन भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको पता क्या पता चलेगा, एक बड़ी मजेदार चीज आपको दिखेगी,
वो फॉर्मूलाज आने चाहिए। ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक जनरलाइज फॉर्मूला है। और इसका सोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले नीचे वाला यही सॉल्व कर देते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए ये है 100 माइनस बी स्क्वायर, ये जो चीज़ है इसका स्क्वायर लेना है। और ठीक है तो नो प्रॉब्लम, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1 ना, आयोटा का स्क्वायर होता है -1 होता है। ठीक है तो -1 यहाँ पर इसको प्लस बना देगा, प्लस और इसका 100। ठीक है इतना था इसका काम। अब आगे ऊपर कैसे सोल्व करना है, इसको इससे 320, इसको इससे प्लस ये बन जाएगा 320 आयोटा है ना, नो प्रॉब्लम। आगे इसको सोल्व करेंगे प्लस 10 आयोटा है ना, 10 आयोटा प्लस या माइनस ही कर देते हैं सीधा 10, बिकॉज आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है अब इसको हमने सोल्व करना है। ठीक है तो नॉट सो टफ थिंग, अब मैं क्या करूँगा इसको ऐसे, इसको काफ़ी सिंपल सोल्व किया जा सकता है। सबसे पहले नीचे 200 लिखो, 200 लिखने के बाद यहाँ से मैं 320 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है 1 प्लस आयोटा है ना, ठीक है मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ आयोटा प्लस 1, आयोटा प्लस 1। ठीक है अब मैं यहाँ पर करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ 10 प्लस 10। ठीक है ओ हाँ ये ऐसे हुआ नहीं ज़्यादा। ठीक है इससे सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आयोटा वाली टर्म्स को कॉमन दो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 310 है ना, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आ गया, आयोटा ही ले लेते हैं कॉमन है ना, आयोटा प्लस 10 आयोटा कॉमन, यहाँ से 10 आयोटा कॉमन आ गया और यहाँ पर बचा क्या 32 प्लस 1 बस इतना डिवाइडेड बाय 200। अगर मैं इसको आगे सोल्व करूँ तो इसको इससे डिवाइड कर दो 31/20 प्लस अभी यहाँ पर आ जाएगा 33, तो ये बन जाएगा 330 आयोटा डिवाइडेड बाय 200, एक से कैंसिल। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया 31/20 प्लस 33 आयोटा अपॉन 20। अगर आप देख रहे कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, हम इसको रैशनलाइज किया हमने इसको, और ये क्या बन गया ये कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कैसे, अगर आप इसको तो एनालाइज करें आपको पता चलेगा ये जो टर्म है ना इसको बोला जाता है ए। ठीक है कुछ भी हो सकती है, रियल है ना, रियल है तो ए। ये आ गया मेरे पास आयोटा, ठीक है आयोटा, और ये जो टर्म है ना मेरे पास इसे बोला जाता है बी, ए प्लस बी आयोटा, और फाइनली ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले आए हैं। ठीक है तो इसको बोला जाता है रैशनलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है तो ये आंसर ठीक है ना, इसको बोला जाता है रैशनलाइजेशन, जिसमें हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे उसके कॉन्जुगेट्स थे। ठीक है तो मेरे को लगता है कि अभी जिस हिसाब से हमारे को जरूरत है क्वांटम मैकेनिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, इतना जानना काफ़ी है। मैं सीधा बताऊँ इतना जानना काफ़ी है। मेन तो क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे को अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, इन टाइप की चीज़ों की मेरे को काफ़ी ज़्यादा जरूरत है, इन चीज़ों की नॉलेज की। जैसे स्पेसिस क्या होता है, वेक्टर स्पेस, मैट्रिक्स स्पेस ना, काफ़ी स्पेसिस आते हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे नो डाउट इसी सीरीज में वो भी। ठीक है तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें कि मैंने आपको बात की आपके साथ सबसे पहले डिवीजन की, मैंने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की, फिर आपको बताया फिर से डिवीजन की कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट बताया, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर एक बड़ा मजेदार सा फॉर्मूला बताया जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको कई जगह काम आएगा क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है और एक मैंने आपको क्या समझाया, रैशनलाइजेशन क्या चीज़ होती है। और अगर आप क्लास 11 में होंगे ना, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ऑब्वियसली पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में,
तो आपको ये बच्चे वाली चीजें लगी होंगी, मतलब क्या है, इतना तो एक टीचर फर्स्ट डे में पढ़ा देता है। हाँ ये बात सच है कि अगर आप कोई मैथमेटिक्स की क्लास अटेंड करें ना, तो एक टीचर आपको फर्स्ट क्लास में इतना सारा बता देता है, क्लास लेवल में। पर मैं इस लेवल को इस स्टेप से इंक्रीज कर रहा हूँ क्योंकि क्लास 8-9 का बच्चा भी है ना, वो भी इसको देख पाए। और इसलिए आपको मैं सीरीज भी मैं इसलिए मैंने आपको अपना वीडियो भी कुछ मैं रेकमेंड करता रहता हूँ। जैसे कि आपको कैलकुलस सीखना है, आपको रेकमेंड करूँगा थोड़े टाइम में आपको कैलकुलस काम चलाओ कैलकुलस सीखना है ना, आप अलग पांडे सर की वीडियो देखिए आप, ठीक है, कैलकुलस के ऊपर डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, आप इंटरनेट पे जाइए, आप उसको पढ़ लीजिए, बस आपका काम चलेगा, है ना। 10 मिनट और कोई वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, आधे ही घंटे का आपका काम चल पड़ेगा। जितनी आपको मैथमेटिक्स चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री है ना, मैथमेटिक्स तो बहुत ज़्यादा चाहिए, क्या बताऊँ, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें कि मैंने कुछ फैक्ट्स, एक फैक्ट की बात की थी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, बड़ा अच्छी नहीं लगती, उनको अच्छी आती थी उनको, बल्कि नील बोर, स्क्रोडिंजर से भी ज़्यादा अच्छी तरह उनको क्वांटम मैकेनिक्स आती थी। पर उसको लाइक इसलिए नहीं करते बिकॉज उनका मानना था कि ये क्वांटम मैकेनिक्स है ना, ये भी अधूरी है, क्वांटम थ्योरी भी अधूरी है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।